नमस्कार। इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान के जनक अरस्तु के आदर्श राज्य के बारे में विवेचन करेंगे। अरस्तु प्लेटो का गुरु था। ये हम जानते हैं कि प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की कल्पना की थी वो व्यवहारिक नहीं था और उसमें दार्शनिकता का पुट ज़्यादा था। तो दार्शनिकता का पुट ज़्यादा होने के कारण वर्तमान समय में या तत्कालीन परिस्थितियों में वो राजनीतिक समस्याओं का समाधान नहीं कर सका। इसके लिए उसके ही शिष्य ने प्लेटो के आदर्श राज्य की जो विशेषताएं उनमें संशोधन करके एक उपादर्श राज्य की स्थापना की, ये विचार दिया जिसके माध्यम से आदर्श राज्य को वास्तविकता के निकट लाया जा सके। उसके बारे में हम जो प्लेटो की विशेषताएं हैं उनमें कुछ संशोधन बताएंगे जो अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषताएं बताते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, अरस्तु ने कहा कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है जो अपने स्वभाव से ही राज्य के जीवन के लिए बना है। अतः व्यक्ति अपनी स्वभावजन्य भौतिक, सांस्कृतिक, नैतिक आवश्यकताओं से संतुष्टि के लिए परिवार का निर्माण करता है। जब अनेक परिवार मिल जाते हैं तो यह संगठन ग्राम का अस्तित्व धारण कर लेता है। यह संगठन ग्राम को बाद में धीरे धीरे ग्राम से नगर राज्यों में निर्माण होता है। जो व्यक्ति का बौद्धिक और नैतिक विकास करते हुए सुरक्षा और न्याय की आवश्यकता की पूर्ति अच्छी प्रकार से कर सकता है। अतः नगर राज्य व्यक्तियों का अंतिम और श्रेष्ठ समुदाय है, ऐसा अरस्तु का कहना है। इस प्रकार से अरस्तु कुटुंब से ग्राम, ग्राम से राज्य का अस्तित्व बतलाता है और अरस्तु इस प्रकार से राज्य के विकासवादी सिद्धांत का समर्थक बन जाता है। अरस्तु द्वारा राज्य की परिभाषा इस प्रकार से दी है: राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। अर्थात अरस्तु राज्य को श्रेष्ठ नैतिक संस्था मानता है जो व्यक्ति की विभिन्न जो नैतिक विशेषताएं हैं उनको पूर्ण रूप में नगर राज्य में उजागर करता है। अरस्तु के अनुसार शुभ जीवन की प्राप्ति के लिए राज्यों को विशेष परिस्थितियों का होना आवश्यक है। अतः शुभ जीवन के लिए आदर्शों की स्थापना करता है जिन्हें प्राप्त किया जा सकता है। उसके आदर्श राज्य का जो निर्माण है वो आदर्श ही करते हैं, लेकिन यह अरस्तु का जो आदर्श राज्य है वो प्लेटो का आदर्श राज्य नहीं है, बल्कि उसमें बहुत हद तक सुधार की गुंजाइश रखता है। प्लेटो द्वारा रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य से यह बहुत भिन्न है, क्योंकि उसका आदर्श राज्य दार्शनिक शासक का निरंकुश है जिसकी शक्ति पर जनमत और कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अरस्तु ने प्लेटो के आदर्श राज्य की असंभावना को समझकर लाज के उपादर्श राज्य का जो विवेचन किया है, जिसमें दार्शनिक निरंकुश शासन के स्थान पर कानून के शासन की स्थापना की है, उसी को अरस्तु ने अपना आदर्श माना है जो लॉज में है। अरस्तु चूंकि यथार्थवादी विचारक था, उसके अपने गुरु के उपादर्श राज्य में जो कमियां थी उनको उसने बदला और पॉलिटिक्स में कानून, जनमत, शासन व्यवस्था के महत्वपूर्ण परिवर्तन कर उन्हें उचित महत्व प्रदान किया। इस प्रकार अरस्तु ने प्लेटो के उपादर्श राज्य के विविध विधिवत रूप से जिसकी संभावना है उसको स्थापित किया और उसे इस प्रकार से ग्राह्य बनाया जिससे कि आदर्श राज्य नगर राज्यों का
सुख जीवन का श्रेष्ठ वाहक बन सके। अरस्तु के आदर्श राज्य की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में अरस्तु का विचार है कि जनसंख्या एक आदर्श राज्य में होनी चाहिए, लेकिन प्लेटो ने जहाँ आदर्श राज्य की निश्चित जनसंख्या 5040 बताई है, तो अरस्तु ने ऐसी किसी जनसंख्या को निश्चित नहीं किया है। अरस्तु के अनुसार राज्य की जनसंख्या न बहुत अधिक न बहुत कम होनी चाहिए, अतः उसको जनसंख्या उतनी ही होनी चाहिए कि राज्य की आवश्यकताएं पूरी कर उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए वह पर्याप्त, जिससे राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सके, जिसमें सभी व्यक्ति या नागरिक एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। अरस्तु ने राज्य की जनसंख्या निश्चित नहीं बताई, लेकिन राज्य की चारित्रिक विशेषताएं वह बताता है और कहता है कि राज्य यह प्रयत्न करे कि राज्य की जनसंख्या आवश्यकता से अधिक न बढ़े न उससे कम हो, और राज्य को आवश्यकता पड़ने पर विवाह की कम से कम और अधिक से अधिक आयु निश्चित कर देनी चाहिए। अरस्तु राज्य की जनसंख्या पर प्रदेश का प्रभाव का भी वर्णन करता है, जो उसकी दूसरी विशेषता है। प्रदेश के लिए अरस्तु कहता है कि राज्य की जनसंख्या का पूर्ण रूप से पालन हो सके, इसके लिए आदर्श राज्य का क्षेत्रफल उतना ही होना चाहिए जिससे जीवन की सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो और नागरिक संयमित रूप से जीवन जी सके, उदारता से जीवन जी सके। इसके लिए राज्य का क्षेत्रफल पर्याप्त होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार राज्य के क्षेत्र की बनावट ऐसी होनी चाहिए जिसमें शत्रुओं का प्रवेश कठिन हो, जिसकी रक्षा आसानी से की जा सके। राज्य की भूमि का स्थान ऐसा होना अच्छा है जहाँ जल और थल पर सरलता से पहुँचा जा सके, क्योंकि ऐसा होने पर ही राज्य का विकास एक व्यापारिक केंद्र के रूप में संभव है। अरस्तु के राज्य की भूमि को दो भागों में बटी हुई होनी चाहिए, एक सार्वजनिक और दूसरी व्यक्तिगत। सार्वजनिक भूमि पर राज्य का अधिकार और व्यक्तिगत पर प्रजा का अधिकार, नागरिकों का अधिकार होना अरस्तु ने बताया। नागरिकों के चरित्र की चर्चा अरस्तु अपने आदर्श राज्य में करते हैं कि आदर्श राज्य के नागरिकों का चरित्र और उनकी योग्यता यूनानी विशेषताओं के अनुरूप होनी चाहिए, जिसमें उत्तरी जातियों का उत्साह और एशियन लोगों का विवेक दोनों का मिश्रण माना जाता है। अतः अच्छे चरित्र का चरित्रवान व्यक्ति भी अच्छे नागरिक होंगे, ऐसा अरस्तु का कहना है। राज्य के जो आवश्यक वर्ग है, वर्गों के बारे में अरस्तु कहता है कि आदर्श राज्य के नागरिकों की प्रमुख 6 आवश्यकताएं भोजन, कला कौशल, हथियार, संपत्ति, सार्वजनिक देव पूजा और सार्वजनिक हित का निर्धारण है। इन 6 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 6 प्रकार के वर्ग होने चाहिए: कृषक, शिल्पी, योद्धा, संपत्तिशाली वर्ग, पुरोहित वर्ग और प्रशासक। अरस्तु कृषक और शिल्पियों को नागरिक नहीं मानता, नागरिकता की श्रेणी से वो बाहर मानता है, जो आलोचना का विषय है। वर्तमान राज्यों में इनके बिना नागरिक की कल्पना की नहीं जा सकती। अरस्तु के सामाजिक वर्गीकरण का व्यक्ति का आधार जन्म में होकर उसकी आयु के आधार पर किया है, अर्थात नागरिक युवावस्था में योद्धा, प्रौढ़ावस्था में शासन चिंतन संबंधी कार्य और वृद्ध अवस्था में पुरोहित का कार्य करे। ऐसा अरस्तु ने आयु के अनुसार नागरिकों का सामाजिक वर्गीकरण जन्म के आधार पर नहीं करके आयु के आधार पर किया है, जो भारतीय विशेषताओं से नहीं। आदर्श राज्य में जो शिक्षा की व्यवस्था है वह भी अरस्तु प्लेटो से कुछ अलग रखता है,
नहीं करता है और वैज्ञानिक शिक्षा का समर्थक है। आदर्श राज्य के लिए आवश्यक है कि चरित्र निर्माण की दिशा पर बल देने के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा ही मनुष्य को भौतिक, नैतिक और मानसिक विकास करती है। आदर्श राज्य के उद्देश्य शुभ जीवन की प्राप्ति शिक्षा से संभव है। अरस्तु का कहना है कि शिक्षा के बिना व्यक्ति का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। शिक्षा को वह सभी प्राथमिक आवश्यकता बताता है, अतः वह सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार की अनिवार्य और सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करता है, जो प्लेटो नहीं करता। अरस्तु बालावस्था में 7 वर्ष से 14 वर्ष की अवस्था को माना है। नैतिक और स्वास्थ्य विकास की उसमें सिलेबस रखता है। 14 वर्ष से 21 वर्ष तक बौद्धिक शिक्षा और बाद में व्यापार शिक्षा पर बल देता है। वह गणित और संगीत को विशेष स्थान देता है। इसी प्रकार से आदर्श राज्य की विशेषताएं कि आदर्श राज्य का लक्ष्य व्यक्ति का नैतिक विकास है। अरस्तु के अनुसार राज्य समुदाय का समुदाय है, अतः प्रत्येक समुदाय अपने सदस्यों के हित को दृष्टि में रखता है तथा राज्य सभी समुदायों में सर्वोच्च है, इसलिए उसका उद्देश्य सर्वोच्च साधना है। उसका उद्देश्य व्यक्तियों का नैतिक जीवन सुधारना है और इसीलिए राज्य के संबंध में उद्देश्य संबंधी अरस्तु का फेमस कोटेशन है, राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सद जीवन के लिए आज तक अस्तित्व में बना हुआ है। अरस्तु का आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है वो मध्यम मार्ग का सिद्धांत है। अरस्तु के अनुसार राज्य विभिन्न क्षेत्रों में मध्यम और व्यवहारिक दृष्टिकोण की स्थापना की जानी चाहिए। इसीलिए अरस्तु ने शासन संबंधी दायित्वों में प्लेटो की तरह दार्शनिक राजा को न मानकर, न सौंपकर मध्यम वर्ग के व्यक्तियों को वह शासन सत्ता सौंपता चाहता है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार मध्यम वर्ग ही उसकी दृष्टि में सर्वोच्च शासन व्यवस्था है। मध्यम वर्ग ही सभी प्रकार का संतुलन बनाए रखता है। सर्वोत्तम शासन व्यवस्था संवैधानिक तंत्र, जिसे वो पॉलिटी कहता है, पॉलिटी को सर्वोत्तम शासन व्यवस्था इसीलिए कहता है कि उसमें मध्यम वर्ग को शासन सत्ता ही प्राप्त होती है, अन्य वर्गों को नहीं। अरस्तु के आदर्श राज्य की विशेषता विधि की सर्वोच्चता। विधि की सर्वोच्चता अरस्तु की महत्वपूर्ण विधि की सर्वोच्चता अरस्तु की आदर्श राज्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसके अनुसार अरस्तु का कहना है कि सर्वशक्तिशाली सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति क्योंकि निरंकुश शासन की अपेक्षा नियमों से बंधे हुए शासन को ही वह अच्छा मानता है, क्योंकि विधि के शासन सबके साथ समान व्यवहार करता है, जबकि शासक पक्षपातपूर्ण हो सकता है और कानून को वह सामान्य विवेक की अभिव्यक्ति मानता है और सामान्य विवेक कभी भी शोषणकारी नहीं हो सकता। आर्थिक व्यवस्था आदर्श राज्य की अरस्तु जो बतलाता है उसमें वह किसी वर्ग के लिए संपत्ति के संवाद का प्रतिपादन नहीं करता, अब तो संपत्ति को 2 भागों में बांटता है और उसके उपयोग के संबंध में वह जरूर कुछ नियम बताता है कि भू संपत्ति सामूहिक हो और उसका उपयोग भी सामूहिक हो। भू संपत्ति व्यक्ति को, लेकिन उसका उपभोग सामूहिक हो। प्रत्येक व्यक्ति के पास भूमि का टुकड़ा होगा जिस पर दासों की सहायता से वह कृषि करेगा, लेकिन उत्पादन से प्राप्त लाभों का सामूहिक उपयोग किया जाए। प्लेटो के आदर्श राज्य की बातें अरस्तु स्त्रियों के संवाद का प्रतिपादन अपने आदर्श राज्य में नहीं करता।
अरस्तु ने संपत्ति के साम्राज्य के साथ साथ किसी भी वर्ग के लिए स्त्रियों के साम्राज्य की धारणा का प्रतिपादन नहीं किया। अरस्तु के राज्य की अन्य विशेषताओं में हम बता सकते हैं कि नगर राज्य में उसकी स्थापना ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ पानी, सड़क, सार्वजनिक बाग बगीचे, किले की सुंदर व्यवस्था हो। नागरिकों को सोचने के लिए एक लोकप्रिय सभा होनी चाहिए जिसके समक्ष शासन की अंतिम निर्णय प्रस्तुत किए जा सके। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है प्लेटो के आदर्श राज्य से बहुत भिन्न है और आज की परिस्थितियों से कुछ जो सार्वभौमिक विशेषताएँ हैं वो लिए हुए हैं। जो सार्वजनिक विशेषताएँ हैं वो आज के समय में भी प्रासंगिक है, जैसे कानून का शासन, पॉलिटी, मध्यम मार्ग का सिद्धांत, व्यक्ति का नैतिक विकास आदि जो विशेषताएँ हैं जो प्लेटो ने नहीं उनको अपनाया, अरस्तु ने उनकी प्रावधान करके प्लेटो के जो आदर्श राज्य है उसको सुग्राह्य बनाया या व्यावहारिक बनाया। इस प्रकार से अरस्तु का आदर्श राज्य का जो सिद्धांत है वो बहुत महत्वपूर्ण है।